सो अभी तक हमने देखा कि ये मियाओ शौक रह गया ये बात जानकर कि र्यूनिंग टीचर मिंग की बेटी है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इन तीनों ने आराम से बात की, जहाँ र्यूनिंग भी सरप्राइज हुई ये जानकर कि अच्छा वो पर्सन आप हो जो इतने टाइम से मेरी मॉम से मिलना चाह रहे थे। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं कब का आपको अपनी मॉम से मिलवा देती। येलिन बोलने लगा कि मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता था, इसलिए इस बारे में नहीं बताया, लेकिन मेरे भाई ये मियाओ की बदतमीजी बढ़ती देख मुझे इसको सच्चाई बतानी ही पड़ी। तो तब र्यूनिंग बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, ये मुझे कितना ही परेशान और बुली क्यों ना कर ले, लेकिन इसकी वजह से मैं आपको नुकसान नहीं उठाने दूंगी, ये मेरा उसूल है। तो तब ये मियाओ चिल्लाया कि ज़रा देखो तो कौन बुली नहीं करने की बात कर रहा है, यानी तुम मुझे परेशान करती हो, चोटें मारती हो, ना कि मैं। बट येलिन उसे चुप करा देता है। ये मियाओ पूछने लगा कि वैसे भाई आप आज फिर विलेज गए थे, क्या बात बनी? तो तब येलिन मना करने लगा। र्यूनिंग पूछती है कौन सी बात? तो तब ये मियाओ ने बताया कि तुम्हें वो जगह याद है जहां हम फर्स्ट टाइम मिले थे, जब एंग्री डक मेरे पीछे पड़ गई थी तुम्हारी वजह से? र्यूनिंग कहती है हाँ। तो तब ये मियाओ ने बताया कि वहाँ एक बहुत ही टैलेंटेड मास्टर है जिनसे मेरे भाई को कलर चाहिए, एक काफ़ी पुरानी पेंटिंग को ठीक करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऐसे कलर्स हैं जो कहीं भी नहीं मिल सकते। लेकिन मेरा भाई जब भी उनसे मिलने जाता है वो डोर ओपन करते ही नहीं बल्कि उसे भगा देते हैं। तो तब र्यूनिंग ने बताया कि आप दोनों जिस मास्टर की बात कर रहे हो वो मेरे अंकल हैं, यानी अंकल यान, जिनका हमारी फैमिली के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन है, इसलिए मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। येलिन खुश हुआ कि सच में ऐसा होना पॉसिबल है। तो तब वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, बस ये मियाओ को एक काम करना होगा कि जब मैं तुम्हारे साथ अंकल यान से मिलने जाऊं तो तब ये शैन को अपनी बातों में उलझा के रखे, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि कैंप से बाहर जाना अलाउ नहीं, इसलिए हम छुप कर जाएंगे, बट मेरी रूममेट इस बारे में टीचर से कंप्लेंट कर सकती है। ये मियाओ शैन का स्टैंड लेते हुए बोलने लगा कि शैन ऐसी लड़की नहीं, यानी वो तुम्हारी तरह नहीं है जो कंप्लेंट कर देगी। तो तब र्यूनिंग कहने लगी ठीक है, जब वो मुझे फॉलो करके बाहर आएगी तो तब तुम खुद देख लेना कि वो कैसी है, यानी वो पक्का मेरी कंप्लेंट करेगी अगर तुमने उसे रोका नहीं तो तब ये मियाओ बोला ओके, अगर शैन ने ऐसा किया तो मैं उसे अपनी बातों में फंसाकर रोक लूंगा एंड तुम दोनों अंकल यान से मिल आना, जिस बात के लिए वो दोनों मान गए। वेल अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ जब र्यूनिंग जाने की तैयारी कर रही थी तो तब ये सब शैन ने नोटिस किया, इसलिए जब जैसी र्यूनिंग बाहर आई तो तब वो भी उसके पीछे पीछे आ गई, मगर तभी ये मियाओ उसको रोक लेता है, ये पूछते हुए कि क्या तुम प्लीज़ मेरी मॉडल बन सकती हो स्केचिंग के लिए? तो तब वैसे तो शैन के लिए हमेशा सिर्फ र्यूनिंग की जासूसी करना इम्पोर्टेंट होता है, बट आज बात ये मियाओ के साथ रहने की है, इसलिए वो ईजिली मान गई एंड उसके साथ चली गई। येलिन और र्यूनिंग ने भी ये सब नोटिस किया, जहाँ जब येलिन पूछता है वैसे सच सच बताना तुम्हारा मोटिव शैन को दूर रखना नहीं बल्कि ये मियाओ को दूर रखने का था? तो तब र्यूनिंग ब्लश करने लगी, क्योंकि उसका मेन मोटिव ये मियाओ को ही दूर रखने का था ताकि वो इन दोनों के बीच नहीं आए। तो तब येलिन भी मुस्कुराने लगा, जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगे। र्यूनिंग ने बहुत ट्राई किया येलिन के हाथ को पकड़ने का, लेकिन उसे काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो उसके कपड़ों को पकड़ लेती है ठीक बच्चों की तरह। तो तब येलिन को उसके ऐसा करने से काफी अच्छा फील होता है, यानी ये दोनों खुशी खुशी आगे चले गए। बट मेन डोर पे आकर येलिन बताने लगा कि मैं तो इजीली यहाँ से बाहर जा सकता हूँ सीनियर होने की वजह से, बट तुम्हारे लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो तब र्यूनिंग दीवार कूदकर बाहर की साइड आई, जिसके बाद ये दोनों वहां से चले गए। दूसरी तरफ ये मियाओ शैन को अपनी मॉडल बना चुका है, उसे एक एप्पल पकड़ाकर एंड ये भी बोला कि तुम अब तक की मेरी सबसे ब्यूटीफुल मॉडल हो। तो ये सुन वो मुस्कुराने लगी। ये मियाओ ने स्केचिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन वो काफी स्लो बना रहा था ताकि जब तक स्केचिंग कंप्लीट हो तब तक येलिन और र्यूनिंग वापस आ सके। दूसरी तरफ येलिन ने जब जैसे अंकल यान के घर के बाहर पहुंचकर डोर नॉक किया तो तब अंकल यान तब भी येलिन को अंदर नहीं ले रहे थे, ये कहकर कि तुम फिर से आ गए, कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो तब र्यूनिंग भी सरप्राइज देते हुए उनके सामने आती है और पूछती है कि आप इससे तो मिलना नहीं चाहते, लेकिन क्या मुझे भी अंदर नहीं लोगे? तो तब र्यूनिंग को येलिन के साथ देख वो काफी हैरान हुए, और वहीं शिन काफी देर से एक ही पोजीशन में बैठे बैठे अब थकने लगी, लेकिन ये मियाओ उसकी कंडीशन को नोटिस करता ही नहीं बल्कि बस नॉन स्टॉप अपने भाई और र्यूनिंग को मैसेज कर रहा था जल्दी वापस बुलाने के लिए। और वहीं र्यूनिंग ने एक गिफ्ट अंकल यान को दिया जो उसकी मॉम ने अंकल को देने के लिए बोला था, जिसे जब जैसी को देखते हैं जो कि ग्लासेस थे तो तब वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। हीरोइनिंग बताती है कि मॉम ने ये गिफ्ट आपको मेरे कैंप के ख़त्म होने के बाद देने को बोला था, लेकिन मैं पहले ही इसे ले आई आपकी फ़िक्र में आपको देने के लिए।
बट वो कहने लगे कि तुम मक्खन लगाना बंद करो क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे दोस्त को अपने कलर्स नहीं दूंगा। तो तब र्यूनिंग पूछती है भला क्यों, लेकिन वो रीजन बता ही नहीं रहे थे। तो तब र्यूनिंग ने काफी क्यूट वे में धमकी दी कि अंकल अगर आपने हमें रीजन नहीं बताया तो मैं यहाँ रोज आपको परेशान करने आऊंगी, वो भी येलिन को लेकर। तो तब अंकल यान हैरान हुए और फिर कहते हैं ठीक है, अगर तुम दोनों इतने ही क्यूरियस हो रीजन को जानने के लिए तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, जो कि इस लड़के की मॉम की कंपनी से रिलेटेड है। येलिन पूछने लगा मतलब। तो तब यहाँ उन्होंने ब्लू फाउंडेशन के बारे में बताया, जिस बात को ये दोनों काफी ध्यान से सुनने लगे। और वही सीन एक बार फिर ये म्याओ पर शिफ्ट होता है, जहाँ शैन अब इतना ज्यादा थक चुकी थी कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी बैठने की, जिसकी ये कंडीशन इस बार ये म्याओ ने भी नोटिस कर ली। इसलिए वो उससे रेस्ट करने को बोलने लगा, सॉरी कहते हुए कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तो तब शैन बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी मैं तो खुश हुई थी जब तुमने मुझसे मेरी पोर्ट्रेट बनाने का पूछा था, क्योंकि मेरी आज तक किसी ने पोर्ट्रेट नहीं बनाई। और फिर जब जैसी शैन ने अपनी पोर्ट्रेट को देखा तो वो उसे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि नॉन स्टॉप ये म्याओ की तारीफ करने लगी कि वाह तुमने कितनी अच्छी मेरी पोर्ट्रेट बनाई है, तुम सच में एक कलाकार हो। ये म्याओ हंसते हुए कहने लगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं। कि तभी शैन पूछती है कि जब तुम स्केचिंग में इतने अच्छे हो तो तुमने पेंटिंग क्यों चूज की। तो तब ये म्याओ ने बताया इसलिए क्योंकि मेरे भाई को पेंटिंग पसंद है, इसलिए डैड ने मुझसे भी इसी लाइन को चूज करने को बोला। और फिर शैन से उसके आर्ट्स को लेने का रीजन पूछने लगा। शैन बताती है कि मैंने अपनी मॉम को सपोर्ट करने के लिए इस लाइन को चूज किया है, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप अच्छी मिलती है जिससे मैं खुद से अपनी पढ़ाई का खर्च उठा लेती हूँ। और फिर बताती है अमीरों के लिए नॉर्मल बात होती होगी खुद की पोर्ट्रेट रेडी कराना, लेकिन मेरे लिए ये ठीक एक सपने की तरह है, इसलिए थैंक यू सो मच इसको इतने अच्छे से बनाने के लिए। ये म्याओ समझाता है कि अमीर गरीब जैसा कुछ नहीं होता, होते तो सब इंसान ही हैं, इसलिए सबका हर चीज़ पे पूरा हक है। तो तब शैन उसे र्यूनिंग की बात बताने लगी, जहाँ उसने र्यूनिंग का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बताती है कि मेरी क्लास में एक लड़की है जिसको उसके पेरेंट्स हर बर्थडे पर पोर्ट्रेट गिफ्ट करते हैं, जिसे वो अपने रूम में लगाकर पूरे साल देखती है और फिर नेक्स्ट बर्थडे आते ही चेंज कर देती है। इसलिए मुझे उससे हमेशा जेलस फील होता था, लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक खुद की पोर्ट्रेट है जिसे मैं देखा करूँगी। ये म्याओ को काफ़ी बुरा फील होने लगा कि शैन कैसा फील करती है, इसलिए उसने तभी उस वाली पोर्ट्रेट को मोड़ के फेंक दिया। शैन हैरान हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया, बट ये म्याओ बताता है कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ, तुम बस कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ जैसे तुम बैठना चाहती हो। और फिर इस बारी ये म्याओ पूरे दिल से शैन की पोर्ट्रेट बनाने लगा। तो तब इन दोनों को दूर से देख कैटी हैरान हुई कि भला इन दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती कब से हो गई। इसलिए वो इस बारे में बताने के लिए र्यूनिंग को कॉल करती है, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी कि तभी चैन मो वहाँ आया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें सही से सॉरी कहना चाहता हूँ, इसलिए क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। तो तब वो खुशी से उसके साथ चली गई। और वही सीन एक बार फिर अंकल यान पर शिफ्ट हुआ, जहां अब इन सभी को उनकी नाराज़गी का रीज़न पता चल चुका है कि वो इसलिए येलिन की कंपनी से गुस्सा है क्योंकि उन लोगों ने अंकल यान के चेले को चुराया, जिसको वो अपने दिल का टुकड़ा मानते थे एंड सभी कला सिखा चुके थे। तो तब र्यूनिंग समझाती है बट अंकल यान इसमें येलिन की कंपनी की कोई गलती नहीं, क्योंकि उनका तो काम है वर्कर्स ढूंढना। और फिर तभी वो येलिन को अंकल यान के हार्ड वर्क के बारे में बताती है कि अंकल यान अपने कलर्स में गोल्ड का यूज़ करते हैं, यानी गोल्ड को इतना ज़्यादा बारीक पीसते हैं कलर्स में यूज़ करने के लिए कि वो हल्की हवा तक से उड़ जाता है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। इसलिए अंकल कई कई दिन तक सही से खाना भी नहीं खा पाते। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि वो क्यों ईजिली किसी के साथ डील नहीं कर पाते हैं। मगर फिर तभी अंकल यान को भी समझाने लगी कि उन्हें ब्लू फाउंडेशन से भी हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छी कंपनी है जो उन्हें अच्छे वर्कर्स प्रोवाइड कराएगी, जिससे उन्हें और आसानी होगी कलर्स बनाने में, ना कि उन्हें अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इतने अच्छे मौके को छोड़ना चाहिए। तो तब अंकल यान धीरे धीरे र्यूनिंग की बातों को समझने लगे, इसलिए फाइनली कलर देने के लिए मान जाते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, बट तभी अंकल यान ने एक शर्त रखी, यानी वो अंदर गए और फिर कुछ लाकर इन दोनों को दिया, ये बताकर कि येलिन पहले इस चीज़ को अपनी कला से ठीक करके दिखाएगा ताकि मैं उसके टैलेंट को देख पाऊँ, तभी मैं अपने कलर्स उसे दूंगा। तो ये सुन वो दोनों पहले तो हैरान हुए क्योंकि ये टास्क काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, मगर फिर मान जाते हैं। और फिर दोनों अंकल यान को बाय कर वहाँ से चले गए।
और वहीं दूसरी तरफ पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुकी है, जो कि शैन को और भी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इस बारी ये म्याओ ने फुल फोकस के साथ इसे रेडी किया था। इसलिए वो एक बार फिर ये म्याओ के टैलेंट की तारीफ करने लगी, जिसे सुनकर ये म्याओ बस हंसता ही जा रहा था। यानी वो भी एक तरह से खुश था शैन के फेस पे स्माइल लाकर। एंड शैन यहाँ खुशी के मारे थोड़ी बहुत इमोशनल भी हुई, जिसे ये म्याओ हंसते हुए बस देखता ही रहा। और वहीं दूसरी तरफ येलिन ने भी रुइनिंग की तारीफ की कि तुम कितनी ज़्यादा समझदार हो जो तुमने अंकल यान को मना लिया। सच में तुम्हारी ये साइड देखकर मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो तब रुइनिंग बोलती है कि वेट मुझे तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करने दो। और फिर तभी कैमरा निकाल कर येलिन से फिर से तारीफ करने को बोलने लगी। येलिन मुस्कुराया मगर फिर दोबारा से रुइनिंग की तारीफ करने लगा। तो तब रुइनिंग उसको बस देखती ही रह गई कि ये रात में कैसे और भी ज्यादा हैंडसम दिखता है। कि तभी उसे कैटी की कॉल आई, जिसे वो सब बता देती है कि वो कहाँ है और किसके साथ है। कैटी सभी बातों को सुन ही रही थी कि तभी पीछे से ये म्याओ और शैन ये दोनों भी आ गए। बट कैटी को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर बोली कि अच्छा तो तुम बाहर हो येलिन के साथ। तभी आज ये म्याओ शैन की पोर्ट्रेट बना रहा था। ये तुम्हारा ही आइडिया होगा है ना, शैन को बिजी रखने का। तो ये सुन शैन के होश उड़ गए, यानी यहाँ उसका काफी बुरी तरह दिल टूटा। एंड ये म्याओ के लिए भी सिचुएशन काफी ऑकवर्ड बन गई, यानी वो समझ ही नहीं पाता कि अब मैं क्या करूँ, कैसे सॉरी बोलूँ। इसलिए कैटी और चैनमो के वहाँ से जाने के बाद शैन को पूरी सिचुएशन समझाने ही वाला था, मगर तभी उसे येलिन की कॉल आई, जो कि कहता है कि हम बाहर आ चुके हैं, तुम यहाँ आकर रुइनिंग को अपने साथ ले जाओ। तो तब शैन और अच्छे से कंफर्म हो गई कि ये सब इन सब की प्लानिंग ही थी मुझे बेवकूफ़ बनाने की। इसलिए जब ये म्याओ कुछ बोलने ही वाला था, मगर वो उसे चुप कराकर खुद से कहती है कि कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें रुइनिंग का ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ा, क्योंकि वो एक प्रिंसेस जो है, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। और फिर तभी वो वहाँ से जाने लगी। ये म्याओ उसे रोकता है, तो तब वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि रुइनिंग बाहर गई थी। और फिर तभी अपना टूटा दिल लेकर वहाँ से चली जाती है। ये म्याओ को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सैड फील हुआ, यानी उसे खुद ही पर गुस्सा आने लगा कि मैं ऐसे कैसे शैन का दिल तोड़ सकता हूँ। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।